हाय स्टूडेंट, जीआरटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इस क्लास में बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होता क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ही कह रहा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट थॉट समरीज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो एक समरी होता है, किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज का। किसका होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का। कि सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में क्या किया, जब आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो आपके बिजनेस का एक समरी तैयार होगा कि आपने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितना लायबिलिटीज रखा है और कितना एसेट्स रखा है। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स क्या होगा। तो उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे एक चार्ट बना लिया। आ रहा समझ में? और मान के चलने की एक तरफ हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, एक तरफ हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, और दूसरे तरफ हमारा क्या है, एसेट्स। क्या है दूसरी तरफ? एसेट्स है। तो सपोज एक लायबिलिटीज क्या होगा, जो हमारे ऊपर कर्ज होगा वही तो लायबिलिटीज होगा ना। आ रहा समझ में? तो हमने क्या किया, अपने बिजनेस को चलाते समय हमने कैपिटल यानी कि अपना पैसा लगाया, कितना? 1 लाख। कितना लगाया? 1 लाख रुपया लगा दिया। आ रहा समझ में? उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने तो 1 लाख रुपया लगा दिया, प्लस हमने बैंक से लोन ले लिया। हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया। तो वो लोन हमारे ऊपर क्या है, कर्ज ही तो है ना। अब सपोज करिए हम ज्यादा नहीं समझने के हम ले लेते हैं कि कितना ले लिया, ले लिए कितना, 2,000 ले लिए। कितना ले लिए? समझने के लिए अमाउंट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन बस समझने के लिए हमने कितना लिया, 2,000। कि हमने 2,000 क्या किया है, लोन ले लिया बैंक से। प्लस हम अब अगर जो अपने बिजनेस इस साल चलाए हैं, तो इस साल चलाते समय हमको पैसा देना रह गया इलेक्ट्रिसिटी का, कितना, 10,000। मान लेते कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना देना है, 10,000। किसी को सैलरी देना है, मान चले हमको कितना देना है, 20,000। सैलरी कितना देना है, 20,000। आ रहा समझ में? और उसके बाद हम ये मान के चले कि हमने क्या किया, कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया, ये हमको जानना है। तो ये अभी टाइप करने से जान ये इसमें अमाउंट भरने से पहले हमको देखना होगा कि हमने अपने बिजनेस में कितना एसेट्स लगाया। आया समझ में? तो सपोज करिए कि आपने क्या किया, जब आप अपने बिजनेस का स्टार्ट किए तो लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदे। आया समझ में? और वो लैंड एंड बिल्डिंग को आपने क्या किया, मान के चले को आपने 1 लाख में खरीदे। कितना में खरीद लिए, 1 लाख में। उसके बाद से आपने क्या किया, आपने कई सारे ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, आपने जमीन खरीदा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हुए। आपने मकान का रेंट दिया, वो भी आपके बिजनेस में क्या एसेट्स ही तो आएगा ना। आ रहा समझ में? अब उसके बाद से आपने क्या किया, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जिससे हमारा क्या हो, इनकम। आपने अपने बैंक में पैसा रखा, कैश में पैसा रखा, कितना बचा हुआ है कितना नहीं बचा हुआ है, वो सारा आप किसके माध्यम से निकालेंगे, एसेट्स। ये बैलेंस शीट के माध्यम से। किसके माध्यम से निकालेंगे, बैलेंस शीट। अब सपोज करिए कि आपने 1 लाख अपना अपने किस में लगाया, बिजनेस में। किसमें लगा दिए, बिजनेस में। उसके बाद से आपने क्या किया, यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, बस मान के चले कि कैश आपने बैंक में बचाया कितना, 20,000। आपने अपने कैश में कितना रखा, तो मान लेते हैं 30,000। कितना मान लिए, 30,000। अब ये तो हो गया हमारा सिर्फ क्या, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज और भी हमारा बनेगा। वो लायबिलिटीज हमारा क्या होगा कि इस बार अपने बिजनेस को आपने चलाने के लिए जो सामान परचेज किया, जिस भी आपने सप्लायर से परचेज किया, आ रहा समझ में ना, वो आपने कितने का परचेज करके उधारी लगाया। सपोज करिए आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से क्या करते गए, अपने सप्लायर से उधारी माल लेते गए और उसको बेचते गए, उसको कभी पैसा नहीं दिए। तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या है, कर्ज है, आपको अभी वो देना है। तो मान के लेके ऐसा हमारे पास ज्यादा नहीं है, बस होगा 20,000। कितना हुआ, 20,000। प्लस हम आ जाएंगे एसेट्स के तरफ। तो एसेट्स हमारे क्या हो जाएगा, हमने सेल किया और सेल हमने कर दिया, तभी हमको पैसा नहीं मिला, अभी मिलने वाला है। वो मान के लिए कितना हो जाएगा, 30,000। कितना मान लिए, 30,000 का। भी 30,000 का जो अमाउंट है हमको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। इन सबको जब हम प्लस और माइनस करेंगे और जो अमाउंट बचेगा वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जो बचेगा वो टोटल कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर जो माइनस में जाएगा तो लॉस जाएगा, और अगर जो प्लस में जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो यही हमारा कहलाता है बैलेंस शीट। आ समझ में? अब देखिए इस बैलेंस शीट में हमने क्या किया, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, पूरे एक साल का एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार किया कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। आ समझ में? हमने अपने बिजनेस में कितना एसेट्स लगाया,
ये सब हम किससे पता कर पाएंगे? बैलेंस शीट से। अगर जो हम अपना बैलेंस शीट तैयार करना नहीं जानते हैं, हम ये समझें हम कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। बैलेंस शीट बनाना बनाना भी पड़ता है और बैलेंस शीट अपने आप बनता भी जाता है। आया समझ में? बैलेंस शीट अपने आप कब बनेगा? जब हम बिल्कुल सही सही एंट्री करेंगे तब। अब कैसे सही करना होगा? सपोज करिए कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते, क्या करने गए? सेल। तो आपको बताया थे जब आप सेल करेंगे तो आपका डेप्टर्स होगा। क्या होगा? डेप्टर्स होगा। और जब आप क्या करते हैं, आप सेल करें तो आपका होगा डेप्टर्स, और जब आप परचेज करते हैं तो आपका वहां पे क्या होगा? क्रेडिटर्स। तो आप सेल करने का और वहां पे भर दिए क्रेडिटर, तो आपका अमाउंट किधर चला जाएगा? यानी कि जो आपको मिलने वाला था वो आपको दिखाया अभी देना है। आ रहा है समझ में ना? तो एसेट्स के बजाय होने के बजाय किस में चला जाएगा? लायबिलिटीज में, यानी कि कर्ज में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा डिपेंड करता है ये किसके ऊपर, कि जब भी आप एंट्री करें तो सही सही करें, किसी का भी अंडर ग्रुप उसमें गलत ना हो। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाए इसमें, तो नीचे आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा हल्का सा, यहाँ पे कह रहा है टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन ए बिजनेस, कि आपके बिजनेस में क्या हो सकता है? हाँ, बैलेंस शीट। कि आपके बिजनेस में जो भी है बैलेंस शीट अगर इंक्लूड करना है, उसमें किस प्रकार से एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। तो एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, कैश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल, कि ऐसे अकाउंट जिनसे क्या करना, पैसा रिसीव करना हो। आ रहा समझ में? फिर आगे यहाँ पे कह रहा है इन्वेंट्री, कि आपने क्या किया कि कहीं से ऐसे पैसा आने वाला है जो आपको रिसीव करना ही होगा। ऑफिस इंक्वायरमेंट, कि जो आपने क्या किया, ऑफिस में कुछ जरूरत की सामान आपने लाया। फिर यहाँ कह रहा है एंड अदर प्रॉपर्टीज, कि आपने क्या किया, अदर प्रॉपर्टीज तैयार किया जो आपको भविष्य में कभी काम दे सके। तो ये सभी आपके किस में आएंगे? एसेट्स में आएंगे। नीचे भी आएंगे तो भी कह रहा है कि करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे दे रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवल एंड अदर लिक्विड आइटम्स। अब सपोज करिए सबसे पहले कह रहा है कैश इन हैंड, कि जो आपके हैंड में, जो आपके हाथ में कैश बचा हुआ है, तो क्या आपका फिक्स एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? करंट एसेट्स है। क्यों करंट होगा? कि सपोज करिए कि आज आपके पास 5,000 है, कल आप क्या करेंगे, कुछ परचेज कर लेंगे तो आपका 5,000 खत्म हो जाएगा, या कुछ ज्यादा सेल कर देंगे तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी कि कोई फिक्स नहीं है कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। वो आपका क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। फिर आप आज एक कैश एट बैंक, कि आपने बैंक में कितना कैश जमा किया। अब सपोज करिए कि आप गए आज और बैंक में 20,000 रुपया जमा कर दिए, और कल जरूरत पड़ा तो आपने 20,000 को, पूरे 20,000 को निकाल दिया। आ रहा समझे ना? तब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? आपका एसेट्स रह रहा है कि खत्म हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि ये आपको एक साल तक 20,000 टोटली रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि बिल रिसीवल। बिल रिसीवल का मतलब क्या हुआ? कि सपोज करिए कि आपने 10,000 का किसी को माल बेच दिया। क्या कर दिए? 10,000 को किसी को माल बेच दिए, और वो आपको क्या करना है? पैसा अब रिसीव करना है। आ रहा समझ में? तो सपोज करिए आज आपने बेचा और 10 दिन के बाद वो ला के वापस आपको पेमेंट 10,000 दे दिया, तो क्या आपका फिक्स एसेट्स में आएगा? यानी कि वो पैसा आपको एसेट्स तो मिलेगा, लेकिन वो क्या है? करंट है, कोई लिमिट नहीं है कि आज भी दे सकता है, एक साल के बाद भी दे सकता है। आ रहा समझे ना? ये सारा करंट एसेट्स दिया है। अब यहाँ पे लिक्विड आइटम कह रहा है, तो देखिए लिक्विड एसेट्स दे रहा है। अब ये लिक्विड एसेट्स एग्जांपल के तौर पे सेम वही दे रहा है, कैश इन हैंड। यानी कि लिक्विड का मतलब क्या होता है? जहां रखेंगे वहां से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, यही होता है ना। तो लिक्विड का मतलब कोई भरोसा नहीं इसका, कब हमारे बैंक हमारे बिजनेस में रहेगा और कब नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में ना? तो ये सब हम कह सकते हैं, ये सब एक लिक्विड आइटम, एक द्रव्य आइटम है, जो कभी हमारे बिजनेस में रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे। अब उसके नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? कि आपने क्या किया अपने बिजनेस में, या आप अपने बिजनेस को चाहते ये हैं कि हमारा बिजनेस आज चल रहा है, तो कल हमारे बिजनेस के ऊपर कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप क्या कराएंगे? अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराएंगे। क्या कराएंगे? इंश्योरेंस। इसमें आप लोग देख ही रहेंगे हर एक चीज का इंश्योरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंश्योरेंस से बेनिफिट क्या है? कि अगर जो आप 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिए, और 1 साल के अंदर में किसी बाई चांस अगर किसी प्रकृति की कोई आपदावश या किसी भी कारण से आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको जितना अमाउंट का नुकसान हुआ रहेगा उतना वो पुनः वापस करेगी। आ रहा समझ में ना? तो आपने क्या किया? ऐसे रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस पे आपने क्या किया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में
इन्वेस्ट कर दिए। कि आपने क्या किया, अपने बिजनेस का जो भी होता है इंश्योरेंस करा लिया, 1 लाख 10 लाख जितने का हो करा लिया, कि कभी अगर हमारे बिजनेस में ऐसा हुआ कि हमारे बिजनेस का नुकसान हुआ, हम गवर्नमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको रिसीव कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ये आपका किस में आएगा, इन्वेस्ट में। आपने किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट किया वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। फिर आगे आपका कह रहा है यहाँ पे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या होगा, कि जो आपको बिजनेस को क्या कर रहे हो, लंबे समय तक चलने में मदद करे। क्या करे, लंबे समय तक चलने में मदद करे। अब देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है आर बिल्डिंग। बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, एंड मशीनरी हो सकता है। आ रहा है समझ में ना? अब यही थोड़ा सा, चलिए ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, पढ़ के समझिएगा। बस हम नीचे आपको बैलेंस शीट के माध्यम से समझा देते हैं। सब एसेट्स के नाम है। आपने कहीं कम पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उसी का नाम दिया अलग अलग। आ रहा है समझ में ना? बस नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिख जाएगा, दिख रहा है सबको ना? अब देखिए एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा एसेट्स, और एक तरफ दिखाई दे रहा होगा लाइबिलिटीज। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए, अब लाइबिलिटीज में लेके गया किसको, कैपिटल को। किसको, कैपिटल को। यानी कि उसमें दे रहा है ड्रामिंग। ड्रामिंग आपका क्या होगा, लेस, यानी कि कम होगा। अब कैसे कम होगा, तो सब कुछ करिए कि आप अपने बिजनेस में इस बार 1 लाख रुपए लगा दिए। कितना लगा दिए, 1 लाख रुपया लगा दिए। लेकिन आपने अपने बिजनेस में क्या किया, चलते वक्त जो पैसा निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, ड्राफ्ट। यानी कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है वो अपने निजी खर्च के जब पैसा निकालेगा तो क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट। हम मान चले कि इस साल अपने बिजनेस में जो प्रोप्राइटर उसने क्या किया, 1,000 रुपया निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 1,000। तो ये 1 लाख में से क्या हो जाएगा, माइनस। आ रहा समझ में? प्लस क्या हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यानी कि उतना डूब गया उतना मिलने वाला नहीं है। उसके नीचे कह रहा है नेट प्रॉफिट, आपको जितना लाभ हुआ वो आपके क्या होगा, लाइबिलिटीज में जुड़ जाएगा। आ रहा समझ में? अब एक बात ये बताइए कि सपोज करिए हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाए अभी, 1 लाख। कितना लगाए हैं, 1 लाख। चलिए नीचे थोड़ा सा अमाउंट के हिसाब से भी दिया होगा, अमाउंट पे आ जाते हैं हम लोग, सेम इसी को अमाउंट पे दिया होगा। देखा सबको ना? ये नीचे हम आ गए अमाउंट वाले पे। अभी अमाउंट में क्या दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अभी कह रहा है आपको कैपिटल, कैपिटल में कितना लगाया है, 1,20,000। प्लस आपने 1,20,000 का क्या कर दिए, 6,000 आपने निकाले अपने बिजनेस से। कितना निकाल लिए, 6,000। चलिए हमने क्या किया, अपने बिजनेस में कितना लगाया, 1,20,000। लेकिन उसमें से हमने अपने निजी खर्च के लिए कितना निकाल लिया, 6,000। तो अब हमारा कैपिटल कितना लगा है, 1,14,000। कितना बचेगा, 1,14,000, क्योंकि 6,000 तो आपने क्या कर लिया, पहले ही निकाल लिए। आ रहा है समझ में ना? अब और हम ये कहें कि आप, हम आपको 1,20,000 दे दिए, और बाद में हम आपसे और 6,000 मांग लेंगे, फिर आपको कितना हमको देना होगा, 1,14,000 ही देना होगा ना। इससे वही हमारे बिजनेस के ऊपर है। प्लस कह रहा है नेट लॉस, आपने किसी कारणवश कितना लॉस कर दिया, 14,200। क्या अब आपको मिलने वाला है, ये किसमें से माइनस होगा, कैपिटल से। किससे जाएगा, कैपिटल से। अब आ जाएंगे नीचे, प्लस आपने क्या किया, इंटरेस्ट कमा लिया एक कैपिटल के रूप में, वो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास लाभ होगा तो फिर आपको बिजनेस में ही तो लगाएंगे ना, एक कैपिटल के रूप में ही लगाएंगे। जब कैपिटल के अमाउंट जुड़ रहा है तो जब जो आपका लाभ होगा वो भी क्या होगा, इसमें जुड़ेगा। अब यही देखिए यहाँ पे जोड़ करके और माइनस करके बताया कितना होगा, 1,07,000। कैसे, तो आपने 1,20,000 लगाया, 6,000 माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास, 1,14,000। प्लस आपने क्या किया, उसमें से 14,200 खत्म कर दिया, लॉस कर दिया, वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो अब आपके पास कितना बचा, 1,00,000 में 200 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 200। तो जब नीचे आएंगे तो 1,00,000 में जब 200 कम हो रहा है तो फिर आपका 7,200 का क्या हो गया, इनकम हो गया, साइड इनकम कह सकते हैं, या जो भी हमको प्रॉफिट हो वो हो चुका है। तो आपने क्या किया, जब 7,200 जोड़ा इसमें,
तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,07,000। यानी कि अब आपकी कैपिटल का लायबिलिटीज कितना है? 1,07,000। अब कह रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म नाम से कोई लोन लिया। आपने क्या किया, एक बार 20,000 लोन लिया और दूसरी बार आपने कितना लिया, 15,000। तब ये टोटल आपने कितना लोन ले लिया है? 35,000। कह रहा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? करंट करंट का मतलब ये है कि जिसका कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है। अब ये लॉन्ग हो गया तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा कि फिक्स है कि हमको कुछ दिन के बाद ही देना है। आ रहा है समझ में ना? लेकिन जब हम कहें कि नहीं करंट लायबिलिटीज, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हमको आज देना पड़ सकता है, कल भी देना पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहले कह रहा है बैंक ओवरड्राई अकाउंट। बैंक ओवरड्राई क्या होता है? यानी कि बैंक ओडी। अब आप बैंक ओडी अगर ले लेंगे तो आपके बिजनेस में, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे, आप उसमें पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। वही आपका क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये कि आपके बैंक में पैसा रहे या न रहे, आप उससे क्या कर सकते हैं, और जो नहीं है तो आप लोन के हिसाब से ले सकते हैं, और जो है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। अब सपोज करिए कि आज हमने 10,000 डाल दिया और कल जरूरत पड़े तो हमने 12,000 निकाल लिया, 2,000 हमारे ऊपर क्या हो गया? लायबिलिटीज हो गया। प्लस इस बार हमारे पास 10,000 2,000 उसको देना है, हमने 10,000 जमा कर दिया, तब 8,000 उसके ऊपर लायबिलिटीज हो गया। अब ऐसे ये क्या होता जाएगा, कभी कभी घटता बढ़ता रहता है, इसलिए किस में आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। हम नीचे करा आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आपने क्या किया, सैलरी दिया, कितने का? 6,500। प्लस सन्नी क्रेडिटर्स। सन्नी क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि आपने अपने सप्लाई से परचेज करके लाया और उसके पैसों का भी आपने वापस नहीं किया, कितना? 14,000। इन सभी खर्च को मिलाकर के कितना हो जाएगा? 28,500। तो अभी इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा? 1,70,500। यानी कि अब आपके ऊपर कितना लायबिलिटीज है? 1,70,500। अभी लायबिलिटीज कर्ज क्यों है? तो जो बिजनेस का ऑनर है, जो अपने बिजनेस में लगाया है, तो वो बिजनेस के ऊपर कर्ज ही तो कहलाएगा ना। आ रहा समझ में ना? और जब बिजनेस उसको कमा करके देता रहेगा धीरे धीरे, तब वो लायबिलिटीज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है सबको? अब आगे हम एसेट्स की तरफ। अब आप ये समझिए कि आपने गुडविल कोई एसेट्स लिया, कितने का? 7,000। आपने पेटेंट कराया कोई, कितने का? 6,500। लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए, कितने का? 32,000 का। प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, कितने का? 16,500 का। टोटल आपका कितना हो गया? 62,000। अब करें यहाँ पे आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आपने लंबे समय तक के लिए किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो कितने का? 10,000 का। तो जब इन्वेस्ट करें तो आपका क्या है? एसेट्स ही तो है ना। उसके आगे हम आगे करंट एसेट्स आपका क्या है? तो कमीशन। आपने क्या किया, किसी को कमीशन दिया, किसी से कमीशन लिया, हाँ, तो क्या है? अब अगर तुम अपने बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब बिजनेस में जा रहे हो तो बिजनेस के लिए तुम्हारा वो क्या है? एसेट्स ही तो है ना। जब तक तुम वो तो आता है नॉमिनल में, वो आता है नॉमिनल में इन्वेस्टमेंट। अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तुम्हारा लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा ना। तो हानि किधर जाएगा? डेबिट की तरफ ही जाएगा। आ रहा है समझ में ना? और हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट, अब सपोज करो, मान चलो तुम एक कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो, आ रहा है समझ में ना, और उस बिजनेस को हमने 1,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अपने बिजनेस में ही लगाया है ना। तो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा? एसेट्स ही तो कहलाएगा ना। एसेट्स ही तो कहलाएगा ना। अब चलो इन्वेस्ट करो, क्या करोगे? कैश ही करोगे इन्वेस्ट ना। तो कैश तुम्हारा क्या है? एसेट्स है। आ रहा समझ में? अब आपने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए कुछ आपने एसेट्स इन्वेस्टमेंट किया, वो भी आपका किस में जाएगा? एसेट्स में। प्लस आपने कमीशन दिया, कमीशन अपने बिजनेस के लिए और जो दे रहे हैं तो वो भी आपका क्या है? एसेट्स। लेकिन ये करंट में आ रहा है, क्योंकि आज हो सकता है आज आप कमीशन दिए कल नहीं देना पड़े। आ रहा समझ में ना? फिर आ जाइए नीचे, डिपॉजिट। आपने क्या किया, कितना पैसा निकाला, या कितना कितना अपने बिजनेस से निकाल लिए, वो आपका क्या कहलाएगा? डिपॉजिट। फिर क्या यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस के लिए खर्च कर दिया, कितना? 750 रुपया। अब ये इंश्योरेंस आपको बता चुके हैं कि ये किसमें जाएगा? एसेट्स में ही जाएगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस में क्या कर दिए, आप अपने बिजनेस के ऊपर इंश्योरेंस करा दिए, तो आपके बिजनेस को एसेट्स ही तो है ना। कि किसी कारण से आपका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चला गया, तो वो आप जो इंश्योरेंस करा उसके माध्यम से आपका क्या होगा, वो टोटल
मिल जाएगा। आया समझ में? फिर आगे यहाँ पे दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि आप लोग को बताया फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। आया समझ में? 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च तक। तो जो 31 मार्च, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई सामान खरीदे तो 31 मार्च तक टोटल बिक जाए, कुछ अमाउंट, कुछ हमारा क्वांटिटी बच जाएगा ना। तो जो क्वांटिटी बचता है वही हमारा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि इस साल यही हमारा क्लोजिंग, यानी कि यही हमारा प्रोडक्ट बच रहा है जो अगले साल हमको क्या करना है, सेल करना है। फिर अब आगे कह रहा है सन्ड्री डेब्टर्स, यानी कि हमने क्या किया, ऐसे हमने सेल किया कि जिनसे भी हमको कितना पाना है, 24,000। अब ये 24,000 हमको मिलेगा ना, कैश मिलेगा, हमारे बैंक में आए, हमारे बिजनेस पैसा आएगा। जो बिजनेस पैसा है तो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स। फिर नीचे कह रहा है बिल रिसीवेबल, यानी कि आपको बिल को रिसीव करना, पैसा रिसीव करना, कैश भी आ सकता है और बैंक में भी आ सकता है। वही तो कैश बैंक तो तुम्हारा एसेट्स ही तो होगा ना। आ रहा समझे ना, ये सारा क्या हो रहा है, एसेट्स। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है कितने का, 10,000। फिर यहाँ का आपका ये सारा जोड़ करके कितना हो जा रहा है, 62,000। प्लस नीचे ये आपका जोड़ करके ये सारा एक्सपेंसेस जोड़ करके कितना हो जा रहा है, 98,500। ये टोटल जोड़ करके आपका कितना हो रहा है, 1,70,500। और ये आपका टोटल लाइबिलिटीज कितना हो रहा है, 1,70,500। यानी कि दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है। जब आपके दोनों अमाउंट इक्वल है तो आपने बिजनेस में अपने जो भी एंट्री किया वो क्या किया है, सही सही किया है। अगर यही ध्यान दीजिए कि आपका लाइबिलिटीज बढ़ता तो हमारा माइनस हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज बढ़ता तो आपका क्या होता, लॉस। लॉस जाता। आया समझ में? अब अगर जो आपका ये जितना ही बढ़ेगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। आ रहा है समझ में ना, क्लियर है सबको? तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट, कि अपने बैलेंस शीट से हम क्या कर सकते हैं कि एक हम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कि हमारे बिजनेस में टोटल इतने हमारे क्या लगे, लाइबिलिटीज, और इतने सारे क्या लगे, एसेट। आ रहा है समझ में ना? तो जब लास्ट में इन सभी को हम प्लस और माइनस करेंगे तब हमको पता लगेगा टोटल हमने कितना लाभ कमाया और कितना हानि कमाया। बैलेंस शीट में पर्सनल रियल कोई वैल्यू नहीं, इसमें कोई नहीं, बस आपको करना क्या है कि जो अब आपको देखना है कि आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो एसेट्स है तो आपका क्या होगा, डेबिट। कि आपके बिजनेस अभी है तो आप तो बेच तो रहे नहीं है, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, डेबिट। और आपके ऊपर लाइबिलिटीज है यानी कि क्रेडिट है। आ रहा समझ में ना, कर्ज है तो आपको अभी देना है ना, तो आप देने वाले होंगे तो फिर आप क्या कहलाएंगे, क्रेडिट। क्लियर है सबको? बैलेंस शीट आया समझ में? तो आप लोग थोड़ा सा करिएगा मेहनत ये कि इसमें जो नीचे एक आएगा कैश बुक करके, ये देखिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया आप लोग को, बता रहे हैं एक मिनट। देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया गया है ना, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन, ये डेट दिया है, फ्रॉम दे रहा है कहां से, गिवर पार्टिकुलर। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है, और दूसरा उसके नीचे एक और दिया होगा, दो दिया है ना, तो आप लोगों को करना क्या है, लाइबिलिटीज पहचानना है और एसेट्स पहचानना है। आ रहा समझ में ना? हाँ, पूरा आपको क्लियर कर देना ये कि आपका ये क्या है, आप एक तरफ ले लीजिएगा एसेट्स और दूसरी तरफ ले लीजिएगा, यानी कि इधर आप ले लीजिएगा एसेट्स और इधर ले लीजिएगा लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का जो आपका अमाउंट होगा वो लाइबिलिटीज की तरफ, और जो आपका एसेट्स का अमाउंट होगा वो एसेट्स की तरफ हो जाएगा। चलिए एक बार और ध्यान दो, हमने ये बताया कि आपको करना क्या, आपको दो प्रैक्टिस दिया गया, दो प्रैक्टिस में आपको करना ये है। चलिए हम यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बना दे रहे हैं कि आपको ये कर लेना है, एक तरफ ऐसे कॉलम बना लेना है, यहाँ पे आपको बना लेना है एसेट्स और यहाँ पे आपको बना लेना है लाइबिलिटीज। अब इसमें आप चाहे तो दो कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसे फिर एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर, ये भी आपका हो जाएगा पार्टिकुलर, ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमाउंट और ये भी आपका हो जाएगा अमाउंट। क्लियर हो रहा है? अब उसका से करना आपको क्या है कि इसमें जो भी लाइबिलिटीज का होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो लाइबिलिटीज हो वो कहाँ टाइप करना है, लाइबिलिटीज की तरफ, और जो एसेट्स होगा वो कहाँ टाइप करना है, एसेट्स की तरफ। और उसके बाद उसके बैलेंस को आपको क्या करना है, यहाँ टाइप कर लेना है। अब देखना है कि बैलेंस हमारा कहीं मिसमैच नो। आ रहा है समझ में ना, कि जो भी बैलेंस है वो हमारा क्या हो, बिल्कुल इक्वल है यानी कि बराबर है।
आ रहा है समझ में ना? हो जाएगा। तो ये दोनों प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। हाँ, दोनों को बना करके लेके आना है। और हाँ, एक ऊपर वाला है यहाँ, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। अब उसके साथ आप लोग पीटी के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और कल हम आप लोग को बताएंगे क्या, जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है तो जीएसटी। आ रहा है समझ में ना? तो कल इतना आप लोग पढ़ करके आइएगा, कल आप लोग बताएंगे जीएसटी। आज के लिए बस इतना ही।